हाय फ्रेंड्स, ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया लास्ट 30 ईयर का, इसके अंदर आपको यूपीएससी के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, लास्ट 30 ईयर के स्टेट पीसीएस के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, सीडीएस के भी मिलेंगे, सीएपीएफ के मिलेंगे और एनडीए के भी मिलेंगे। तो एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज रहेगा पूरा ये। और इसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊं मैं। और आप देखेंगे कि कैसे टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आप ये जो मैंने आज जो सीरीज ऑफ क्वेश्चन लिए हैं यूपीएससी के मिलने लिए हैं, सीडीएस के कुछ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि लास्ट मेरी जो 15 ईयर की सीरीज थी और मैंने उसको इसके साथ मर्ज कर दिया एक तरह से, आप देखिए समझिए। और भी मेरी सीरीज चालू है, जैसे इंग्लिश का मैंने चालू कर रखा है अभी, तो वो भी देखिए आप। और जो आप देखेंगे इसके अंदर आप खुद समझेंगे कि कितना इंपॉर्टेंस है इसका पीआईक्यू सीरीज का ये। और इसके साथ साथ जो टॉपिक्स आएंगे उसको मैं अलग से कराता रह रहा हूँ, आप देख ही रहे हैं। तो दोनों चीजें चलती रहेंगी, तो बने रहिए लास्ट तक, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी अकॉर्डिंग वैसे 2018 का सीडीएस का क्वेश्चन है। अभी सीडीएस के कुछ जो पुराना पीआईक्यू जो मेरा चल रहा था उसको भी मैंने कंबाइन किया, तो उधर के मैंने क्वेश्चन लिए एंड देन फिर सीएससी के क्वेश्चन कंटिन्यू करूंगा मैं। अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई, in order to be recognized as a national party, a political party must be treated as a recognized political party in how many state? पहली बात। अब आप जब इलेक्शन का, अभी ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है जब एनडीए में क्वेश्चन पूछा जाता है, या जब सीडीएस में भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन, कि भाई किसकी ड्यूटी है, कौन भाई रिकॉग्नाइज करता है एक पार्टी को, स्टेट पार्टी, नेशनल पार्टी, कौन रिकॉग्नाइजेशन देता है? क्या पार्लियामेंट देती है, क्या स्टेट लेजिस्लेचर देता है, कौन देता है? तो देखिए, आपको पार्टी का दर्जा, स्टेट पार्टी का, नेशनल पार्टी का दर्जा देने की जो ड्यूटी है, जो कार्य है, दैट इज डन बाय द ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में आर्टिकल नंबर 324 में लिखा हुआ है। ओके, अब एज पर द क्वेश्चन हम बात करते हैं कि कितने स्टेट में आपको स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टी, अगर आप 4 स्टेट में अगर रिकॉग्नाइज पार्टी है तो इसका मतलब आपको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। तो एटलीस्ट 4 स्टेट, जैसे अभी 2023 में आम आदमी पार्टी को इन्होंने दिया था, आपको इन्होंने एक नेशनल पार्टी का दर्जा दिया था। कहां कहां पे है? दिल्ली में है, उसके बाद पंजाब में ऑफ कोर्स है, गोवा में भी है, और एक और कोई जगह है स्टेट में जहां पे मतलब उनको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल चुका है। तो 4 स्टेट में अगर आपको मिल जाता है देन यू विल बी द नेशनल पार्टी का दर्जा, यू विल गेट द नेशनल पार्टी। और भी कंडीशन है, जरा उसको भी देखते हैं। और एक कंडीशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा तय की गई है। देखिए क्या कंडीशन है। इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी एटलीस्ट 4 ऑफ द स्टेट, ज्यादा करके इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने स्टेट में होना चाहिए। ओके, या फिर अगर आपको 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, जो उस पर्टिकुलर लास्ट, जैसे लोकसभा कब हुई, 2024 में हुई है ना अभी, तो 2024 के लोकसभा में अगर आपको 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट मिल गए हैं, ओके, इन एनी ऑफ द 4 और मोर स्टेट, इन एनी ऑफ द 4 और मोर स्टेट, जैसे मान लिया आपको यूपी में ही 6% मिल गया तो काम हो गया आपका, प्लस आपको 4 सीट आपने लोकसभा में हासिल कर ली है। ओके, तो आपको किसका दर्जा मिल जाएगा? आपको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। या फिर आपको स्टेट असेंबली में भी सेम कंडीशन वही है। ओके, प्लस वहां पे 4 सीट आपकी लोकसभा में मिलनी चाहिए। तो अगर आपको स्टेट असेंबली में भी 6% आपको वैलिड वोट है, प्लस आपने लास्ट लोकसभा में 4 सीट आपने अर्जित किया है, देन यू विल बी द रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल पार्टी। या फिर 2% ऑफ द टोटल लोकसभा सीट फ्रॉम एट लीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट, मतलब 3 स्टेट कोई भी ले लीजिए, मतलब लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, 3 स्टेट में आपको क्या मिला है? 2% सीट्स मिली है, 2% सीट्स मिल गई, करेक्ट। हाँ, तो उस केस में भी आपको सीट्स बोला है, वोट नहीं बोला है। बात देखिए, अंतर है, दोनों में अंतर है, ठीक है। जैसे यूपी में अभी कितनी सीट्स हैं लोकसभा की? कितनी है? 80 है ना शायद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। अब 80 के बदले, अब 80 है तो उसका 2% कितना होगा? अब देख लीजिए आप, 8 हो गया? नहीं, 8 नहीं, 8 तो 20% होगा, कितना होगा? तो आप देखिए इसको कितना, अरे यार कितनी मैथ कमजोर हो गई मेरी। हाँ, सही तो कर रहा था मैं। तो इसका अराउंड कुछ 2 होगा, मतलब इतना मान के चलिए आप एक तरह से। तो एक तरह से एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। ओके, ये कट करिए। तो यहां पे ये दिमाग में रखिए आप कि 2% ऑफ टोटल लोकसभा सीट फ्रॉम एटलीस्ट 3 ऑफ द डिफरेंट स्टेट, मतलब 3 स्टेट से आपको 2% मिलना चाहिए। तो ये कंडीशन से आपको एग्जाम में पूछी जाती है काफी बार, और अलग से हम ये भी डिस्कस करेंगे कि रिकॉग्नाइज पार्टी, मतलब पार्टी के लिए और क्या क्या होता है। जैसे आपको बताता हूं मैं, जैसे भी कमल है, कमल किसके लिए रिजर्व रहेगा? कमल इज रिजर्व फॉर द बीजेपी, बिकॉज बीजेपी इज नेशनल पार्टी। क्या मैं अपनी नई पार्टी बनाऊंगा और जाके बोलूंगा भाई मेरे को कमल चाहिए, क्या मेरे को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देगा? नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट पार्टी के लिए, नेशनल पार्टी के लिए जो उनके सिंबल्स होते हैं उसको रिजर्व करता है, ठीक है, उसको रिजर्व करके रखता है, वो सबके लिए नहीं होते हैं। अब ऐसा नहीं कि भाई कोई भी जाएगा और बोलेगा मेरे को दो, तो नहीं दिया जाएगा इस तरह से। ओके,
तो ये ड्यूटी और पार्टी सिंबल, जैसे आप अगर जा रहे हैं, बोले कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा पार्टी सिंबल क्या लेना है, आप अपना खुद का कुछ लेके जा रहे हैं, टेबल कुर्सी मेज कुछ भी लेके जा रहे हैं, सिलेंडर लेके जा रहे हैं, झाड़ू लेके जा रहे हैं, कुछ भी, झाड़ू तो अच्छा इनका आम आदमी नहीं, आम आदमी पार्टी का झाड़ू ही है ना, तो कुछ भी आप अगर लेके जा रहे हैं आप तो सिंबल के लिए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोल रहे हैं ये तो हमारे किसी सो एंड सो पार्टी के लिए रिजर्व है, हम आपके लिए कुछ नया देते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको अलॉट कर सकता है। ओके, आप देखने को मिलता होगा जब पार्टी ब्रेक होती है तो सिंबल के ऊपर, नाम के ऊपर कितना झगड़ा होता है। जैसे यहाँ पे शिवसेना ब्रेक हुई थी, तो शिवसेना के एक ने बोला था, जो शिंदे साहब थे उन्होंने बोला था भाई मेरी पार्टी ओरिजिनल शिवसेना है, उद्धव ठाकरे ने बोला था नहीं मेरे पिताजी का लिनिएज मेरे साथ चलेगा तो मेरी ओरिजिनल है, तो उसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो पार्टी को रिकॉग्नाइज करना, पार्टी का नामकरण करना, स्प्लिट का डिस्प्यूट को सॉल्व करना, ये सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ऑलरेडी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी करने की ड्यूटी किसकी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। और जिस दिन से डेट अनाउंस किया जाता है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसी दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी कर दिया जाता है। चलिए, काफी कुछ डिस्कशन हो गया हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ साथ। अभी कितनी पार्टीज हमारे यहाँ पे नेशनलाइज पार्टी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक तो आप बिना डाउट बोल सकते हो भाई भारतीय जनता पार्टी, 6 रिकॉग्नाइज पार्टी हमारे पास, भारतीय जनता पार्टी, आईएनसी बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी इनकी है, मायावती जी की है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी 4 स्टेट में है, 4 स्टेट में रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है वो, मतलब 4 जगह पे स्टेट पार्टी है वो। जैसे कि एक हो गया दिल्ली, पंजाब आपको पता ही है, उसके बाद गोवा आपको बताया मैंने, और एक है गुजरात। ये 4 जगह पे स्टेट पार्टी है वो, इसीलिए वो एक रिकॉग्नाइज पार्टी बन गई है अभी, नेशनल पीपल पार्टी। ये इनको फरवरी में ही दिया गया था। ओके, सॉरी फरवरी नहीं, इनको लास्ट 2023 के अगस्त में दिया था, करेक्ट, फरवरी ने अगस्त में दिया था। एंड द पार्टी मेट हैव द क्राइटेरिया सेट बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नॉट बाय एनीबॉडी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं देता, ये बात भी दिमाग में रखिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ मल्टी मेंबर बॉडी, ये बात भी दिमाग में रखिए। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो बहुत सिंपल है आपके लिए, अगर मेरे साथ आप बने हैं तो, वैसे भी सिंपल ही क्वेश्चन है। Which of the following amendment of to the Constitution of India has prescribed that the Council of Ministers shall not exceed 15% of the total number of the members of the House of People or Legislative Assembly? कौन सा अमेंडमेंट है? 91st अमेंडमेंट एक्ट। कभी कभी डायरेक्टली 91st अमेंडमेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है और ऑप्शन में ये पूरा लिखा होता है, ऐसा भी आता है। तो दिमाग में रखना है कि 91st अमेंडमेंट के बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री पे रोक लगाई थी, रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, कि बोला था कि 15% ऑफ द हाउस से ज्यादा आपके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होने चाहिए। पर्पस क्या था इसका पर्पस ये था कि जो हमारा मिनिस्टर्स की जो ट्रेडिंग होती है ना, उसको रोका जा सके, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम किया जा सके। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, मिनिस्टर्स को अपने फेवर में लेने के लिए या फिर किसी नेता को अपने फेवर में लेने के लिए वो क्या करती हैं कि भाई आपको हम ये पोर्टफोलियो देंगे, क्रिएट करती हैं, नई नई मिनिस्ट्रीज क्रिएट करती हैं, विच अगेन क्रिएट अ बर्डन ऑन द गवर्नमेंट फंड और काइंड ऑफ पब्लिक मनी, सिंपल एज दैट। तो उसको कम करने के लिए बोला कि आप लिमिटेड करिए काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। ओके, और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाता। और ये जो अमेंडमेंट हुआ, ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 75 में इसको मेंशन किया जाता है। आर्टिकल नंबर 75 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ द पीएम एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और उसका उच्च सेरेमनी कौन करेगा? पीएम साहब, सॉरी प्रेसिडेंट करेगा। ओके, प्रेसिडेंट के अपॉइंट में जो भी प्रेसिडेंट किसको भी अपॉइंट करे, प्रेसिडेंट के ऊपर अभी हो, ये बात करते हैं। अच्छा, इसमें 97th अमेंडमेंट किससे डील करता है? 97th अमेंडमेंट यहाँ पे डील करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी से। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हमने एक फंडामेंटल राइट में भी ऐड किया है। आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 3, फॉर्मेशन ऑफ यूनियन, एसोसिएशन एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपको फ्रीडम है। और इसके बाद 91st अमेंडमेंट में एक और चीज हुई थी, आपको बता देना चाहता हूं मैं। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ना हमारा, उसके अंदर पहले 1/3 अगर मेंबर एक पार्टी से निकल जाते हैं, इलेक्टेड मेंबर एक पार्टी से निकल जाते हैं, तो उसको स्प्लिट माना जाता था। लेकिन उसको 1/3 को उन्होंने कर दिया 2/3। एक हुआ था 91st अमेंडमेंट। तो 91st अमेंडमेंट मेरे आप चैनल पे अलग से मिल जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ। 91st अमेंडमेंट मैंने अलग से पढ़ाया है, आप उसको देखिए जरा। चलिए, अब इसको, और ये दोनों के लिए है, ये साथ ही साथ अपने पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी रोक लगाई थी और सीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऐसा नहीं कि एमएलए में नहीं लगाई थी, एमएलए के लिए भी की है और एमपी के लिए भी की है, तो दोनों के लिए है। ठीक है, देखिए, This was done to prevent the formation of oversized ministries and to promote administrative efficiency. देखिए कहां कहां अमेंडमेंट हुआ, आर्टिकल 164 में और आर्टिकल 75 में। ठीक है, आर्टिकल 164 डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ द सीएम एंड सीएम के जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात यहां पे करता है, और आर्टिकल 75 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम एंड द पीएम के काउंसिल ऑफ
मिनिस्ट्री की बात करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। अब अटॉर्नी जनरल के ऊपर तो आपको कितने क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, कोई बात ही नहीं है उसमें। ही इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ भाई बिल्कुल, चीफ लॉ ऑफिसर होता है। ही इज एंटाइटल्ड टू द प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, ही गेट ऑल द प्रिविलेजेस दैट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गेट। करेक्ट। He is a whole-time council. No, he is not the whole-time council. He is a part-time council. He is a not always available for the government of India. कहने जब उनको बुलाया जाएगा तब वो आएंगे, एक एम्प्लॉय नहीं है वो। थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। He must have the same qualification required as a judge. बिल्कुल सही है। तो 1, 2 and 4 is the right answer. जब भी अटॉर्नी जनरल आए तो आपके दिमाग में पूरा फिगर आ जाना चाहिए। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 75। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर क्वालिफिकेशन चाहिए। क्या क्वालिफिकेशन होती है? 10 साल आपको हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 साल आपको हाई कोर्ट का जज की एक्सपीरियंस होनी चाहिए, और है यहाँ पे। या फिर एक एमिनेंट जूरिस्ट होना चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। और क्या है? किसके प्लेजर पे काम करेंगे? प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करेंगे। रिमेमोरेशंस कौन डिसाइड करेंगे? इनके प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। क्या इनका टर्म ऑफ ऑफिस लिखा हुआ है? क्या इसका इनका टर्म ऑफ ऑफिस नहीं लिखा है। इनके लिए सिर्फ इतना लिखा है कि ही वर्क ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब वो डिपेंड करता है 5 साल के बाद इनको हटाया जाए, 10 साल के बाद हटाया जाए, वो डिपेंड करता है। बट एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कहीं पे, यूपीएससी के किसी एग्जाम में पूछा गया था कि जब करंट गवर्नमेंट रिजाइन करती है या लोकसभा खत्म होती है, डिसॉल्व होती है, तो गवर्नमेंट के साथ साथ अटॉर्नी जनरल भी रिजाइन कर देता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। आपको बता दूं, अटॉर्नी जनरल वर्क ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, विच मींस दैट अगली गवर्नमेंट आएगी तो अगर कंटिन्यू करना चाहती है पर्टिकुलर अटॉर्नी जनरल के साथ तो कंटिन्यू कर सकती है, हटाना चाहती है हटा देगी। समझ में आई आपको बात? ये बात यहां पे होती है। चलिए, तो 1, 2 and 4। अच्छा, he has the audience, he has the right to audience in all court of India, सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो। एग्जाम में भी पूछा जाता है। आर्टिकल नंबर 143 के अंडर क्या है? इट इज अ एडवाइजरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। किसको? प्रेसिडेंट को। और जब प्रेसिडेंट मांगेंगे एडवाइस, तो वो एडवाइस लेने के लिए कौन जाएगा? हु विल गो एंड टेक द एडवाइस? अटॉर्नी जनरल विल गो एंड टेक द एडवाइस। प्रेसिडेंट खुद जाएगा क्या? ठीक है, चलिए काफी बता दिया हमने, अटॉर्नी जनरल पूरा ही कवर कर दिया मैंने। ओके। और इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव। 76 आर्टिकल है। चैप्टर पार्ट कौन सा है? पार्ट 5 है यहाँ पे। पार्ट 5 डील विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव फ्रॉम आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 78। ये भी अलग से कराया है, ये भी देखिए आप, काफी चीजें कराई हैं। ये पूरा आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ओके, देखिए पूरा लिखा हुआ है इसके बारे में, सब डिटेल्स आपको, डोंट वरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट Was सिक्किम एडमिटेड इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जाता है बार बार। 2018 में पूछा गया था। आई स्टिल रिमेंबर 2020 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था सीडीएस में। ओके, अब यहाँ पे पूछा है कौन से अमेंडमेंट के बाद, तो दैट वाज 36। देखिए सबको डाउट है यहाँ पे 35 और 36 में रहता है, बिकॉज 35 से हमने उसको एसोसिएट स्टेट बनाया था। एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया था उसको, एक प्रोटेक्टेड मतलब हमारा था वो। लेकिन 36 के बाद हमने उसको अपना यूनियन ऑफ इंडिया में पूरी तरह से सम्मिलित कर लिया, एंड इट बिकम द 22nd स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन इन 1975। सो 36। अब ये बहुत बार पूछा हुआ है। चलिए, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं बताने के लिए। अब आपके ऊपर ड्यूटी मैं देता हूं कि सिक्किम के लिए आप ये पता करेंगे कि आर्टिकल नंबर 371 में से कौन सा आर्टिकल आता है, बिकॉज 371 ए बी सी डी ऐसे करके आर्टिकल्स हैं, एंड दैट गिव द सम स्पेशल स्टेटस टू द सिक्किम। वहां पे नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट ऑलमोस्ट है वहां पे। तो सिक्किम के लिए कौन सा आर्टिकल है, आप ये पता करेंगे कि आर्टिकल सॉरी, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में इनके लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम कितने मेंबर है, 40 है कि 30 है, आप पता करेंगे। आप लोकसभा में कितने सीट्स हैं इनकी, लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन कितना है सिक्किम का, एक ही वैसे बता दूं आपको मैं। ओके, तो अभी सब चीजें आप पता करेंगे, एग्जाम में पूछी हुई है सारी की सारी। ओके, आगे बढ़ते हैं। Which of the following state of India has the largest number of seats in the legislative assembly? देखिए इस क्वेश्चन का उस टाइम से जरूर रेलेवेंस रहा होगा, इसलिए मैंने सोचा कि इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की बहुत ज्यादा जरूरत तो नहीं है। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन से 5 स्टेट आपको पता होना चाहिए फ्रॉम टॉप टोटल 5 कि जिनके पास हाईएस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो देखिए यहाँ पे तो एज पर द आंसर वेस्ट बंगाल जाएगा, यहाँ पर वेस्ट बंगाल जाएगा। लेकिन अगर आपको टॉप 5 पता हो, ये देखिए उत्तर प्रदेश हमारा 403 के साथ आगे बढ़ता है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है, रिपब्लिक ऑफ उत्तर प्रदेश। दूसरा है महाराष्ट्र। देखिए अब मेरे को दोनों को याद रहता है क्योंकि यूपी इज माय नेटिव प्लेस, आई एम स्टेइंग इन महाराष्ट्र, सो इसलिए मुझे दोनों याद रहते हैं टॉप 2 में। थर्ड नंबर पे वेस्ट बंगाल आता है, फोर्थ नंबर पे बिहार आता है, फिफ्थ पे मध्य प्रदेश आता है। तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन में थे, आप देखिए यहाँ पे
इन्होंने सारे ऑप्शन तमिलनाडु काटा थे, 3 ऑप्शन उन्होंने दिए ही थे। तो अगर आपको टॉप 5 भी पता है ना तो काम चल जाएगा। इन्होंने नंबर नहीं पूछे, ये बात देखिए आप, सीडीएस का पेपर है, नंबर इन्होंने नहीं पूछा। नंबर पूछा होता तो फिर तो अलग लेवल हो जाता। नंबर ये लोग जब स्टेट के पीसीएस एग्जाम है, जैसे वेस्ट बंगाल का है, तो उसमें तो लोग जिला परिषद की भी सीट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये देख, अब यहाँ पे वो लोग तो उसके अंदर कभी कभी तो बिहार का पीसीएस का पेपर था एक, उस बीएससी का पेपर था, उसमें उन्होंने पूछा था कि गया के अंदर कितनी जनसंख्या थी 2011 के हिसाब से, बताइए कौन बताएगा। नंबर याद है इतना किसी को याद नहीं है। दिस इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, वो सिर्फ फालतू क्वेश्चन दिया अटेंड ना करने के लिए। तो उस टाइम पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थे जब वो पेपर आया था, तो लोगों ने अटेंड किया ही होगा, आई नो दैट। अब यहाँ पे बात करता हूं मैं, ये आप दिमाग में रखिएगा, ये चलिए तो छोड़ दीजिए, ये आप दिमाग में रखिएगा कि यूपी है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, थर्ड नंबर पे वेस्ट बंगाल है, फोर्थ पे बिहार है, फिफ्थ एमपी है। थोड़ा देख के भी समझ में आ जाएगा आपको। ओके, वैसे आपको बता दो वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन डेंसिटी काफी हाई है, हाईएस्ट इन द, आई थिंक बिहार के बाद इन्हीं का नंबर है, बिहार का हाईएस्ट है, बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट है, उसका वेस्ट बंगाल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Which of the following statement about the ordinance making power of the governor? गवर्नर को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल नंबर 213 में है। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आप मेरे वीडियो जरूर देखिए और पढ़िए जरा इसको। डिस्क्रिशनरी पावर होती है? नहीं भाई, इट इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर, इट इज एडवाइज, मतलब ऑन द एडवाइस ऑफ द सीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑर्डिनेंस में ना, प्रेसिडेंट के लिए भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर नहीं है। प्रेसिडेंट के लिए कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल नंबर 123। और ऑर्डिनेंस कब इशू कर सकते हैं आप? जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं है सेंट्रल लेवल पे। और राज्य में कब कर सकते हैं आप? जब राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में नहीं है। अगर दोनों हाउस है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी, तो दोनों हाउस सेशन में नहीं है, तब जाके आप इशू कर सकते हैं। क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल सेशन में है, असेंबली सेशन में है, तभी भी कर सकते हैं क्या? तब क्यों करेंगे? तब तो लॉ बनाइए ना चुपचाप से, तब तो पास कराइए उसको। तो यहां पे फर्स्ट वाला गलत है। गवर्नर हिमसेल्फ इज नॉट कॉम्पिटेंट। भाई गवर्नर इज फुली कॉम्पिटेंट टू विड्रॉ द ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। सेम गोज विद द प्रेसिडेंट एज वेल, प्रेसिडेंट इज फुली कॉम्पिटेंट टू विड्रॉ द ऑर्डिनेंस एनी टाइम। सो यहां पे दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। और आर्टिकल दिमाग में रखेंगे आप, यहां पे 213 है गवर्नर के लिए और 123 है प्रेसिडेंट के लिए, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। और इट इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर फॉर बोथ। ओके, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और जो भी है उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के बाद ही आता है, मतलब वो ला सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब पता नहीं, भगवान जाने अभी भी पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं। वीवीपैट का फुल फॉर्म बताइए। मैंने खुद पेपर अटेंड किया है, आई नो दैट। वोटर वेरिफेबल पोल ऑडिटर, देखिए पोल तो हटा दीजिए, ओके, अकाउंट हटा दीजिए। यहाँ पे ऐसे देखिए इतना तो समझ में आ जाता है कि अच्छा अकाउंट नहीं होगा, ये थोड़ा बहुत अब सुनते भी होंगे ना वीवीपैट। ईवीएम का भी ईवीएम पूछ दे, कुछ भरोसा नहीं यार। यूपीएससी का आप भरोसा नहीं कर सकते। जब उनको क्वेश्चन इजी देना होता तो ऐसा इजी देते हैं ना कि लगता है ये पेपर है। लेकिन जब डिफिकल्ट करना होता तो फिर उनसे अच्छा कोई डिफिकल्ट जानता नहीं करना। तो ये हटाइए, ये भी हटाइए। क्या होगा? वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट, वेरीफाइंग नहीं है यहाँ पे। उस साल उन्होंने पूछा था, स्टिल नवंबर 2018 का पेपर था, उसमें उन्होंने पूछा था कि आयरोम शर्मिला ने उस टाइम पार्टी बनाई थी मणिपुर में, उनको कितनी सीट मिली थी, या आयरोन शर्मिला की पार्टी का क्या नाम था। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड। उस टाइम करंट का क्वेश्चन था, क्योंकि आयरोन शर्मिला को हम आयरन लेडी बोलते हैं मणिपुर की, तो उनके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था उन लोगों ने। आप अगर पीआईक्यू पूरा डेडिकेट फॉलो करते हैं तो आपको याद होना चाहिए ये सब चीजें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। अब देखिए यहां से यूपीएससी सीएससी के 2023 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, और टिल 1995 और 1997 तक मैं लेके जाऊंगा। सेम गोज विद स्टेट पीसीएस, और सीडीएस का भी जो बचा है पेपर वो भी करूंगा ऐसे ही। तो सीएपीएफ सेम गोज विद एनडीए, सबका करूंगा मैं, ठीक है। तो डोंट वरी, काफी अच्छा मजा आएगा आपको, और समझ में आएगा कि मतलब किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक पार्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। जब हम 4-5 स्टेट के पेपर्स को सॉल्व करेंगे ना, तो इसका मतलब होगा कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो रही है। और ज्यादा नहीं है, बहुत जल्दी खत्म करूंगा मैं, हार्डली मैं 1 हफ्ते के अंदर पूरा खत्म कर दूंगा आपके लिए पेपर का सीरीज। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें मैं। Which of the following statement best reflect the chief purpose of constitution? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ पे सुप्रीम है, आपको बता देना चाहता हूं। हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कराता है? कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर लगाम लगाता है। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट करता है। इट डिफाइन द लिमिट ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोलते हैं कि आप गवर्नमेंट कितने भी लॉ बना ले, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए। उसको अपहेल्ड कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करता है। इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जिस भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, उस कंट्री में वो लिमिट कर रहा है, उस कंट्री में गवर्नमेंट को रोक रहा है कि आप इसके ऊपर नहीं कर सकते। इसलिए हमारी कंट्री में संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन
इज अ सुप्रीम। ठीक है, क्या ब्रिटेन में ऐसा है? क्या ब्रिटेन में ऐसा नहीं है? ब्रिटेन में आप गवर्नमेंट को लगाम नहीं लगा सकते बिकॉज वहां की पार्लियामेंट सुप्रीम है। अमेरिका में कर सकते हैं क्या? हाँ, अमेरिका में भी वहां का कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, लाइक हमारी तरह। तो हमारे यहां पे भी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, इसलिए डिफाइन एंड लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। सी इज द राइट आंसर हियर। ओके, बाकी भी सही है, बाकी भी सही है, लेकिन उन्होंने पूछा बेस्ट, पूछा बेस्ट। इट डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव फॉर मेकिंग द नेसेसरी लॉ। हाँ बिल्कुल सही है। इट इनेबल द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड द गवर्नमेंट। ठीक है, इसके बारे में बात की। सिक्योर सोशल जस्टिस इक्वालिटी, हमारे डीपीएसपी में बात की गई ना इसके बारे में, किया तो गया है डीपीएसपी में इसके बारे में, लेकिन उन्होंने बोला कि सबसे बेस्ट क्या है, तो सबसे बेस्ट यही है, गवर्नमेंट को आर्बिट्री नहीं बनने देता, गवर्नमेंट को पावर अपने हाथ में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने के लिए रोकता है वो, इसलिए हम बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए कंट्री में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इससे आपको क्वेश्चन, आपको एक जगह मिलेगा कि लिमिटेड गवर्नमेंट का क्या एग्जांपल है। ये आपको यूपीएससी के, आपको तो सीएससी का पेपर है, वो क्या रिपीट नहीं करते, वो भी रिपीट करते हैं। अब आपको बताऊंगा कैसे। ये क्वेश्चन आप दिमाग में रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, सेम आपको क्वेश्चन 2020 में मिलेंगे। चलिए 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, chief purpose of constitution to define the limit and the power of the government while establishing the fundamental principle and framework within which country is governed। ओके, आप पढ़ लीजिएगा इसको, काफी अच्छे एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे रखे हैं, पीडीएफ इसका शेयर करता हूं टेलीग्राम पे, वो भी ज्वाइन करिए, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल है। वी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन डे। आपको पता है 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उसी दिन हमने इसको अडॉप्ट किया था। ये बता, उसके कुछ प्रिंसिपल्स हमने अडॉप्ट कर लिए थे। वैसे होल एंड सोल तो हमने 26 जनवरी को किया था। ऑन 26 नवंबर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमिटी। अरे भाई, इस दिन तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप, प्रोविजनल पार्लियामेंट, ये सब अडॉप्ट कर लिया था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था उस टाइम तक। वो तो हमने इसलिए देरी की क्योंकि हमारे नेहरू जी ने 1930 में रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज का नारा लगाया था, तो हमने बोला उस दिन के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी को इनेक्ट करेंगे। ये आपको पता ना हिस्टोरिकल रेलेवेंस इसका क्या है 26 जनवरी का। ठीक है, हमने बोला उस दिन हमने, हमारे नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज का नारा लगाया था, तो हम उसी दिन करेंगे, उस दिन के लिए हमने बचा के रखा था। 26 जनवरी तक हो गया था हमारा। तो ड्राफ्टिंग कमेटी क्यों सेटअप हो गई? ड्राफ्टिंग कमेटी वी आर अम्बेडकर जी की 1947 में सेटअप हुई थी। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 26 नवंबर को, एवरी ईयर टू प्रमोट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू अमंग द सिटीजन। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट कौन सा इसका आंसर होता है? थर्ड होता है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। ओके, देखिए यहां पे ड्राफ्टिंग कमेटी कब सेटअप हुई थी? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, 26 नवंबर को तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन कुछ पार्ट अडॉप्ट कर लिए थे, और कौन कौन से पार्ट अडॉप्ट किए थे वो भी पता होना चाहिए आपको। जैसे हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया था, आर्टिकल नंबर 324। हमने फंडामेंटल राइट अडॉप्ट किया था क्या? हमने फंडामेंटल राइट नहीं अडॉप्ट किया था, क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या हमने प्रोविजनल गवर्नमेंट किया था, प्रोविजनल पार्लियामेंट किया था? हाँ, हमने प्रोविजनल पार्लियामेंट किया था अडॉप्ट। क्या हमने सिटीजनशिप अडॉप्ट किया था? हाँ, हमने सिटीजनशिप भी अडॉप्ट कर लिया था। आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हमने अडॉप्ट कर लिया था। ओके, तो आप इतना सब दिमाग में रखिए, सब रिपीट करा रहा हूं मैं, मतलब ये क्वेश्चन आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, 2021 का पेपर, कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी एंड लिबरल डेमोक्रेसी। एक तरह से डेमोक्रेसी के अंदर अगर पावर एक पर्सन के हाथ में आ जाए, डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ हो जाए, लेकिन बोलने के लिए डेमोक्रेसी हो, तो आप समझते हैं कि उस टाइम पे क्या होगा? डेमोक्रेसी रह नहीं जाएगी। तो डेमोक्रेसी में अगर लिबर्टी को सेफगार्ड करना है तो क्या करना पड़ेगा? कौन कौन से फैक्टर है? और कमिटेड जुडिशरी, हाँ ठीक है भाई, होना तो चाहिए। ठीक है, लेकिन आखिरकार जुडिशरी के ऊपर भी रोक लगा देता है। पाकिस्तान का एग्जांपल ले लीजिए, बोलने की बात तो है कि हमारी जुडिशरी वो है, अनबायस है, लेकिन देख के लगता नहीं है मुझे। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, तो ये तो अपोजिट हो गया। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर तो एक पर्सन के हाथ में पावर आ गई, ये तो क्वेश्चन के हिसाब से भी गलत हो गया। इलेक्टेड गवर्नमेंट, हाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट सही है, लेकिन यहां पे सेपरेशन ऑफ पावर इज मोर इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आपके पास सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है तो आप देखिए कि जुडिशरी के ऊपर भी पॉलिटिकल इंफ्लुएंस होगा। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब आपकी जो तीनों विंग है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों सेपरेट होने चाहिए, तीनों सेपरेट होने चाहिए। एंड देयर इज अ प्रॉपर चेक एंड बैलेंस इन योर कंट्री। अगर जुडिशरी चेक कर रही है एग्जीक्यूटिव को, एग्जीक्यूटिव चेक कर रहा है लेजिस्लेचर को, लेजिस्लेचर चेक कर रहे हैं, सो ऑन। अगर इस तरह चलेगा तब जाके आपकी कंट्री गवर्न हो पाएगी अच्छे से, तब जाके आपके लोगों की लिबर्टी सेफगार्ड हो सकती है डेमोक्रेसी के अंदर, अदरवाइज नहीं हो सकती है। अदरवाइज आप पाकिस्तान बन जाएंगे, अदरवाइज आप बोलने के लिए डेमोक्रेसी रहेंगे, आप रशिया भी बन सकते हैं। ओके, आप यहाँ पे म्यांमार भी बन सकते हैं, वो भी डेमोक्रेसी है, लेकिन आप सिर्फ कहने के लिए रहेंगे।
तो सेपरेशन ऑफ पावर का सबसे अच्छा एग्जांपल किसका है? यूएसए का है सबसे अच्छा एग्जांपल। हमारे यहां सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, हमारे यहां पे डिवीजन ऑफ पावर है, हमारे यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर है, हमारे यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हमें देखने को मिलता है, इसलिए हमारी कंट्री क्वाजाई फेडरल है। कौन सी फेडरल है? क्वाजाई फेडरल है। अगर आपको ट्रू फेडरल देखना है तो सेपरेशन ऑफ पावर का ट्रू फेडरल का एग्जांपल आपको यूएसए मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 3 ब्रांचेस लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी टू क्रिएट अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। देखिए सारा इंपॉर्टेंट है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि सेंट्रलाइजेशन पावर तो बिल्कुल ही तो ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट हो जाता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, वाइटल फॉर द डेमोक्रेसी। बट सेफगार्ड अगर करना है, सेफगार्ड करना है तो यहां पे तीनों को एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। ठीक है, जुडिशरी तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी तो कमिटेड होनी चाहिए। ओके, लेकिन सबसे बेस्ट बोला है। अभी देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमें सीडीएस में भी किया है। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सीडीएस में क्या क्वेश्चन आया था आपको बताता हूं मैं, कि कौन कौन से तरीके से एक पर्सन जो एक्वायर करेगा सिटीजनशिप वो लूज कैसे कर सकता है। अब वही उन्होंने घुमा फिरा कैसे दे दिया, पढ़ेंगे। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाँ भाई, इंडिया के लिए क्वेश्चन है। देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप। हाँ भाई, वन डोमिसाइल, स्टेटमेंट सही है। हमारे यहाँ पे एक ही सिटीजनशिप है, हमारे यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप का पर्पस नहीं है। अच्छा, सिटीजनशिप हमने कहां से लिया है? हमने सिटीजनशिप का कंसेप्ट यूके से लिया है, वहां पे भी सिंगल सिटीजनशिप होता है। डुअल सिटीजनशिप कहां होता है? हमारा यूएस, हमारा नहीं, यूएसए में होता है, डोनाल्ड ट्रम्प का यूएसए। अ सिटीजन, तो पहला स्टेटमेंट सही है वैसे। अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट। आपको बहुत बार समझा चुका हूं मैं, हमारा पे हेड ऑफ द स्टेट बनने के लिए, जैसे प्रेसिडेंट बनने के लिए हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट ही होता है, आपको बता दूं मैं। हेड ऑफ द स्टेट बनने के लिए आपको सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया होना है, एक्वायर से बने या फिर आप जैसे बने, आपको यहां पे सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया होना है। बाय बर्थ वाला क्लॉज है यूएसए में है, बाय बर्थ वाला क्लॉज यूएसए में है। अब यूएसए का जो हेड ऑफ द स्टेट बनना है तो आपको यूएसए में पैदा होना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। कमला हैरिस यूएसए में पैदा हुई थी, इसलिए वहां की वाइस प्रेसिडेंट बनी हो, अदरवाइज यूएसए में नहीं पैदा हुई होती, नहीं बनती वो, तो वहां पे एक्वायर्ड सिटीजन। लेकिन हमारे ऋषि सोनक, आई थिंक ही गॉट द यूएसए सिटीजनशिप, ब्रिटेन का पीएम बन गया, तो वहां पे भी सेम कंडीशन है, वहां पे है कि आपको सिर्फ ब्रिटेन का सिटीजनशिप होना है। ओके, तो देखिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, ये आपको समझा चुका हूं, बार बार बताया मैंने। हेड ऑफ द स्टेट, अच्छा हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? पीएम होता है। अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड। अरे क्यों नहीं भाई, अब यही हमारे सीडीएस का क्वेश्चन था कि किस किस तरीके से एक पर्सन इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ सकता है या फिर उसे लिया जा सकता है, क्या क्या तरीके होते हैं। बिल्कुल भाई, देखिए फॉरेनर को आपने सिटीजनशिप दिया है, अब उसे ले सकते हो, तो थर्ड वाला भी गलत हो गया, तो ओनली वन इज द राइट आंसर, ओनली वन इज द राइट आंसर। अब जरा देखते हैं, सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है हमारा, नो कंसेप्ट ऑफ डुअल सिटीजनशिप, वन डोमिसाइल की बात करता है, आइदर इन इंडिया और आउटसाइड, नो सच प्रोविजन। आर्टिकल 58 क्या बोलता है? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया वेदर बाय बर्थ, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड दे मीट द अदर क्वालिफिकेशन। जैसे वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एज क्वालिफाई करनी चाहिए, 35 ईयर की एज होनी चाहिए, सब दिया हुआ है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना, उन्होंने क्वालिफिकेशन है प्रेसिडेंट बनने के लिए। देखिए ये क्या बोला है, फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी, तो हटा दीजिए। किस किस तरीके से लिया जाएगा? अगर आपने फ्रॉडलेंट एक्विजिशन किया है, आपने ऐसे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके उस टाइम पे आप बन तो गए सिटीजनशिप आपने ले लिया, लेकिन बाद में पता चला आपके डॉक्यूमेंट गलत है, आपने इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की वो चेक करने के बाद गलत निकले, या उस टाइम पे गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, जब आपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोला गवर्नमेंट के कान खड़े हो गए, कौन है रे भाई ये, जरा देख तो इसकी सिटीजनशिप कैसे है। ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ठीक है। डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उस केस में भी आपको सिटीजनशिप आपसे ली जा सकती है। अगर आपने एनिमी के साथ वॉर हो रही है, एनिमी के साथ आपने ऐसा कुछ ट्रेड वुड किया, अनलॉफुल ट्रेड किया, तो उस केस में आपको ले ली जाएगी। अगर आपने एक्वायर किया सिटीजनशिप लेकिन 5 साल के अंदर ही आपको कहीं दूसरी कंट्री में जेल में डाल दिया गया, वो भी 2 साल के लिए, तब आपसे लिया जा सकता है सिटीजनशिप। या फिर आप सिटीजनशिप लेके 7 साल 8 साल आप लगातार बाहर रह गए, इंडिया से 7 साल से ज्यादा बाहर रह गए, उस केस में भी आपको सिटीजनशिप आपसे ली जा सकती है। तो ये सारी कंडीशन है सिटीजनशिप लेने के। ओके, तो ये हमने पढ़ रखा अलग से, मैंने एक सेपरेट वीडियो है मेरा, हाउ यू कैन यूज द इंडियन सिटीजनशिप, वो भी देखिए एक बार। अब यहां पे व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950? क्या था भाई? पहली बात तो कुछ नहीं पता हो ना तो भी सोचने का, एक बार रुकने का। सेकुलर होगा क्या? सेकुलर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि सेकुलर वर्ड तो हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42 के बाद ऐड किया ना, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। आपको याद होना चाहिए, सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड तो हमने 1976 में ऐड किया है। इट वाज नॉट देयर विद द कॉन्स्टिट्यूशन अर्ली।
मतलब जब बना था, तो वी आर द सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सॉवरेन, सॉवरेन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, तो बी इज द राइट आंसर हियर। वी आर नॉट सेकुलर, तो आपको ये तो ऐसे निकल जाता है। उसके बाद अगर पढ़ेंगे तो सॉवरेन आपको पढ़ के अच्छा भी लगेगा। सॉवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक ये हम पढ़ते हैं, सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमारा आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। ओके, तो ये चीज है यहाँ पे। ये सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड हमारे नहीं थे, ये हमने बाद में ऐड किया है। 1976 में सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड हमने ऐड किया हुआ है। 42nd अमेंडमेंट के बाद आपको पता है इंदिरा गांधी मैडम ने किया था सेकुलर वर्ड। सेकुलर वर्ड के बहुत ज्यादा वो होता है, पर मतलब लोग बोलते हैं कि सेकुलर वर्ड ऐड करने की जरूरत नहीं थी, बट छोड़िए हटाइए। देखिए वापस एक क्वेश्चन, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा ना इससे पहले, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन होना क्यों जरूरी है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने, आया था ना 2021 में। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्या मतलब है, a representative government of a nation with federal structure, a government whose head enjoy nominal power, a government whose head enjoy real power, a government limited by the term of the constitution। समझ में आया कि नहीं आया? अभी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम कंसेप्ट वही है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या करेगी, आप पे रोक लगाएगी, आपकी पावर को कम करेगी। क्यों भाई, क्यों कम करना जरूरी है? आपको मनमानी नहीं करने देगी। आप जितने भी लॉज बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को आधारशिला मान के बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को बेस मानेंगे आप। ओके, तो दैट्स व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर। आप खुद देखिए यूपीएससी सीएससी इसको रिपीट करता है, तो हम तो सीडीएस और सीएपीएफ के लिए जब देखते हैं तो हम क्यों नहीं रेफर करें इसको, अब अलग एग्जाम के लिए क्यों नहीं रेफर करें इस यूपीएससी के सीएससी के पेपर को, हमें बहुत कुछ इंसाइट मिलता है उससे। आप खुद पढ़ लीजिए इसको, देखिए एक्सप्लेनेशन इसका देखिए। वो ये लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड आर्बिट्री रूल बनाने से रोकती है उन्हें। सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन और मिलेगा आपको, बताता हूं मैं, बहुत बार मिलेंगे। अब प्रीएम्बल पे बात करते हैं थोड़ा सा। प्रीएम्बल के ऊपर भी क्वेश्चन में करा चुका हूं, सीडीएस में आया था। प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, पहली बात, प्रीएम्बल ना सोर्स ऑफ पावर है हमारे लेजिस्लेचर के लिए, ना ही वो पावर को लिमिट करता है। पहली चीज, हम प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं, हम मतलब पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है आर्टिकल नंबर 368 के आधार पे, लेकिन प्रीएम्बल के अंदर जो बेसिक टर्म्स लिखे हैं, जो बेसिक फीचर के पार्ट हैं, जो टर्म्स, उसको अमेंड नहीं कर सकता है। प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो उन्होंने केशवानंद भारती केस में बोला है, ठीक है। और प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड। इससे पहले इन द बेरुबरी यूनियन केस 1960 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला था कि प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेजिस्लेचर कैन नॉट अमेंड इट, मतलब पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड इट, ये बोला था उन्होंने। तो अब यहां पे देखिए, और हां, प्रीएम्बल हैज नो लीगल बाइंडिंग, इनफोर्सिएबल नहीं है, वो इनफोर्सिएबल नहीं है। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हां बिल्कुल है, ये तो हटा दीजिए, बी वाला तो हटा ही दीजिए, ऐसे हटा दीजिए। इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हैज अ सेम लीगल इफेक्ट, लीगल इफेक्ट नहीं है इसका, इनफोर्सिएबल नहीं है ये, सी वाला हटा दीजिए। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्ट्स, हां भाई, डी इज द मोर अप्रोप्रिएट, सी के मुकाबले डी, ए के मुकाबले डी ज्यादा सही है। अगर यहां पे बेस्ट की बात करो तो बेस्ट सूटेड यहां पे डी है। ओके, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है बट नो लीगल इफेक्ट, किस पे, नो लीगल इफेक्ट किस पे, अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन एक बात यहां पे दिमाग में रखिए, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या प्रीएम्बल को एज ई मान सकता है फॉर द वैलिडेटिंग एनी लॉ? बिल्कुल मान सकता है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी चेक करने के लिए प्रीएम्बल को माना जा सकता है, प्रीएम्बल को सोर्स माना जा सकता है? हाँ बिल्कुल माना जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसको कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रीएम्बल से अपना सोर्स ले सकता है उसको कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी चेक करने के लिए, बिकॉज प्रीएम्बल ऑफ इंडिया इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के एक ना थॉट को दर्शाता है, वो फिलोसफी को दर्शाता है वो, ठीक है। तो प्रीएम्बल ऑफ इंडिया इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लिए वी कैन चेक द प्रीएम्बल। तो यहां पे डी इज द राइट आंसर। चलिए और क्वेश्चन करते हैं अब। यहां पे देखिए, आप सारी डिटेल है, इसको गो थ्रू करिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। अदर देन फंडामेंटल राइट, which of the following part of the Constitution of India reflect principle of and provision of the universal declaration of human right? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट की बात हो रही है, ठीक है। प्रीएम्बल में ह्यूमन राइट की बात नहीं होती है, लिबर्टी की बात करती है, फैटर्निटी की बात करते हैं ना, तो प्रीएम्बल में करेंगे। डीपीएस में तो बिल्कुल वेलफेयर की बात करता है, वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन काइंड की बात कर देता है। फंडामेंटल ड्यूटी भी बात करता है, भाई तीनों का तीनों बात करते हैं, आपको नहीं भी आता है तो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, इस लेवल का क्वेश्चन था ये। थोड़ा सा आइडिया है, आपने पढ़ा है, यू कैन डू दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना। देखिए
यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, डिग्निटी, लिबर्टी। एक तरह से वही बात कर रहे हैं ना, ह्यूमन डिग्निटी की बात हो रही है, ह्यूमन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, यहां पे वही बात करेगा ना। डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है? प्रियम्बल में है ना जस्टिस। कितने टाइप की जस्टिस है? 3 टाइप की जस्टिस है, ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। और जस्टिस का जो प्रिंसिपल है, 3 टाइप की जस्टिस है, हमने कहां से लिया है? ये हमने लिया है रशियन रिवॉल्यूशन से। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी हमने कहां से लिया है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमने लिया है। पूछा गया क्वेश्चन है भाई। जस्टिस आप देखेंगे 3 टाइप की जस्टिस है, ये हमने रशियन से लिया, रशियन रिवॉल्यूशन से लिया, रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है। डीपीएसपी भी उसी की बात करता है, सोशो इकोनॉमिक राइट्स की बात करता है। ओके, राइट टू वर्क, एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी की बातें करता है। ठीक है, चलिए अगेन देखिए आया कि नहीं आया 2020 में। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या करती है बताने की जरूरत है। लिमिट द गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट। क्या ज्यादा दिमाग लगाना है इसमें? नहीं लगाना यार। अब तीसरी बार, थर्ड टाइम सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, समझे कि नहीं आप? तो जो जिस पर्सन ने 2020 में दिया होगा उसको 2021 में अगर सेम काइंड का क्वेश्चन आया और 2023 में आया, क्या मतलब समझ रहे हैं आप? एक सबसे हाईएस्ट लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनाने के लिए क्वेश्चन जो बनाए जा रहे हैं उसमें रिपीटिशन है। तो आपको लगता है कि आपके पेपर में रिपीटिशन नहीं होगा, तो मूर्ख हो बच्चा तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। चलिए अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, तो फालतू बवाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए पढ़ लीजिए आप। क्योंकि क्यों लिमिट करना है? क्योंकि भाई लिमिट नहीं करेगा तो क्या होगा? आर्बिट्री पावर आएगी। ठीक है, लेजिस्लेचर के पास में। हमारे यहां पे रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है। 9th शेड्यूल में वो सारे एक्ट्स हैं जो क्या बोलते हैं लैंड रिफॉर्म से एसोसिएटेड थे। जवाहरलाल नेहरू जी की गवर्नमेंट ने लाया था, 1951 में लाया था। पहला अमेंडमेंट के बाद 9th शेड्यूल बनाया गया है। आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इससे पहले सिर्फ 8 शेड्यूल थे, और इसको जब बनाया गया था तो इसको परव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, परव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से दूर रखा गया था। बोला था भाई कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस पे उंगली नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के स्कोप से बाहर है ये। लेकिन ऐसे कैसे बाहर रहेगा? कब तक बाहर रहेगा? तो केशवानंद भारती केस आया 1973 में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि 1973 मतलब जुडिशियल, उसके बाद उन्होंने बोला बेसिक फीचर की बात बोली उन्होंने। और 2007 में केस आया IR कोहलो केस, करा चुका हूं आपको मैं, वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। क्या बोला गया कि भाई 9th शेड्यूल में जो अपने एक्ट रखे हैं ना, अगर वो बेसिक फीचर को वायलेट करेंगे तो उसको अमेंड किया जा सकता है, उसको रिपील किया जा सकता है। चलिए, तो जवाहरलाल नेहरू जी की गवर्नमेंट ने लाया था। अच्छा, मुरारजी देसाई भी है क्या? मुरारजी देसाई कौन है? मुरारजी देसाई देखिए पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे कांग्रेस गवर्नमेंट में। साथ ही साथ 1966 में फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, फर्स्ट ARC इन्होंने लाया था, मतलब उसके हेड थे ये। इन्होंने बोला था कि इंटर गवर्नमेंटल जो काउंसिल होती है उसको परमानेंट बॉडी बना देना चाहिए। उसके बाद जनता गवर्नमेंट के पहले PM बनते हैं और पहले नॉन कांग्रेसी PM बनते हैं 1977 में, हमारे इमरजेंसी के बाद। इन्होंने 44th अमेंडमेंट लाया था, इनकी ही देन है 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट के थ्रू हमें जितने भी 42nd अमेंडमेंट में गलतियां की थी वो सब रेटिफाई की जाती हैं। चलिए, और बहुत सारी चीजें मानी भी जाती हैं। फर्स्ट लॉ में क्या था? जमींदारी एबॉलिशन एक्ट वेयर अमंग द फर्स्ट लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल। ठीक है, चलिए देखिए अगेन आया रूल ऑफ लॉ 2018 का क्वेश्चन। क्या लिमिटेशन दिख रहा है कुछ आपको? लिमिटेशन ऑफ पावर। अब समझिए, चौथी बार आ रहा है कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट चौथी बार आ रहा है 2018 से लेकर 2023 तक। आपको लगता है आपके नहीं आएगा? फिर तो जाने दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एज रिगार्डेड एज अ मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट हमारा कहां से लिया है बच्चा? ये हमारा लिया है ब्रिटेन से। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भी हमारा कहां से है? वही उसी का कंसेप्ट, रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, ये हमारा कहां से लिया कंसेप्ट है? दैट इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटेन। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहां से लिया है? USA से लिया है। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। लिमिटेशन ऑफ पावर, हाँ बिल्कुल। पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट नहीं आएगा, ये तो अपने आप में देख के लग रहा है कि थॉट वाला नहीं है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ के हिसाब से भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई बात ही नहीं होती यहाँ। लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, यस करेक्ट, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स की ऑफकोर्स बात करें। रूल ऑफ लॉ सबके लिए समान होना चाहिए, तो फर्स्ट, 2 एंड 4th। बिकॉज रूल ऑफ लॉ क्या करता है? पावर को लिमिट करता है, क्योंकि आपको लॉ के हिसाब से चलना है। लॉ का रूल रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन का रूल रहेगा यहां पे। ठीक है, तो 1, 2 and 4 इज द राइट आंसर। 1, 2 and 4 इज द राइट आंसर। रिपीट हुआ कि नहीं? चौथी बार रिपीट हुआ कंसेप्ट। हमें कंसेप्ट पे ध्यान देना है यार, हमें लाइन टू लाइन नहीं देखनी है।
तो ये 3 चीजें यहां पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल, 9th शेड्यूल दूसरी बार आया है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ बिल्कुल कर सकता है, कैन प्लेस बिल्कुल कर सकता है, कोई रोक नहीं है, रोका नहीं गया। लेकिन द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय द एनी कोर्ट। पहले था ये 1951 में जब लाया गया था तब था, लेकिन अभी नहीं है ये। एंड नो जज कैन बी मेड ऑन इट। क्यों नहीं भाई, 2007 में जो आईआर कोहलो केस जो आया अगेंस्ट द तमिलनाडु गवर्नमेंट, उन्होंने यही तो बोला है यहां पे, गवर्नमेंट कैन एग्जामिन, सॉरी कोर्ट कैन एग्जामिन इट, और कोर्ट कैन स्ट्रक डाउन एज वेल कि अगर वो हमारे बेसिक फीचर को वायलेट करेगा तो। बेसिक फीचर केशवानंद भारती केस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज अ पावर टू प्लेस अ न्यू लॉ इन द 9th शेड्यूल बाय पासिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कर सकते हैं। दिस शेड्यूल वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, नेहरू जी की गवर्नमेंट, टू प्रोटेक्ट सर्टेन लैंड रिफॉर्म एंड एग्रीगेरियन लॉज फ्रॉम बीइंग चैलेंज इन द कोर्ट। स्टार्टिंग में यही हुआ था, लेकिन इनिशियली बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू, आपको बताया ना इनिशियली वो परव्यू से बाहर था, जजेस के भाई परव्यू से सीधा बाहर रखा है, दूर कहीं मतलब हटा दीजिए उसको। लेकिन आईआर कोलो केस आया, उसने बोला कि कैसे, इट इज ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताओ अभी एग्जामिन किया जा सकता है। अच्छा, डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी। अगर आपको डेमोक्रेसी का लिटरल मीनिंग पता है ना, तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। डेमो मतलब होता है डेमा मतलब होता है पीपल, मतलब लोगों का पावर, करेक्ट वही है ना, लोगों का पावर है इसमें। मेथड ऑफ स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप नहीं, सुपीरियर इंडिविजुअल एंड डायनामिज्म एंड विजन बिल्कुल हटाइए। बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर, ये तो देख के लग रहा है। द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ द ऑर्डनरी मैन एंड वुमेन, सिंपल सी बात है कि इसको हम बता रहे, डेमोक्रेसी सबसे हाईएस्ट लेवल तक कब पहुंचेगी। अभी भी डेमोक्रेसी, अभी बता दूं आपको, डेमोक्रेसी स्टिल एट द नीसेंट स्टेज, डेमोक्रेसी भी बहुत मैच्योर नहीं हुई है, डेमोक्रेसी भी प्रैक्टिस में है। आपको लग रहा होगा ना डेमोक्रेसी इज द बेस्ट गवर्नमेंट, कहीं नहीं लिखा भैया, कहीं नहीं लिखा है। ये हमारे आपके एक मन की सोच है, ये कहीं नहीं लिखा है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट गवर्नमेंट। यूएसए का फैला हुआ प्रोपेगेंडा है वो, ब्रिटेन का फैलाया हुआ, यूरोपियन कंट्री का फैला हुआ प्रोपेगेंडा है डेमोक्रेसी। लेकिन डेमोक्रेसी एक बेस्ट लेवल तक तब पहुंचेगा जब डेमोक्रेसी के अंदर बेस्ट लोग पहुंचेंगे, इंटेलिजेंट लोग पहुंचेंगे, इसीलिए यहां पे बोला है। तो डेमोक्रेसी स्टिल एक्सपेरिमेंटल है भाई। क्या आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले सब जगह पे डेमोक्रेसी थी? नहीं थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले कहां डेमोक्रेसी थी? हम क्या डेमोक्रेटिक कंट्री में थे? हम तो स्लेव थे, हम तो कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंदर थे, तो हम कैसे बोल सकते हैं बातें। यूएसए खुद एक टाइम पे कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंडर था। अफ्रीका के अंदर खुद उन लोगों ने डेमोक्रेसी की बातें फैलाने वाले जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं, कितनी कंट्री में तो उनके खुद के उन्होंने दूसरी कंट्री को कंट्रोल में रखा था वर्ल्ड वॉर के कितने दिनों के बाद तक। वो क्या बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की यहाँ पे। लेकिन डेमोक्रेसी अभी भी शुरुआती दौर पे है, सिर्फ कितने 50 साल मान लो, हमारी कंट्री में 70 साल हो गए, कितनी कंट्री में तो शुरुआत हुई है अभी, कितनी कंट्री में भी डिक्टेटरशिप को एंजॉय कर रहे हैं। अफ्रीका की कंट्री देख लीजिए आप, हमारी एशिया में देख लीजिए आप, हमारे बगल में देख लीजिए, हमारे 2 बगल में हैं, कहां बात कर रहे हैं आप। तो डेमोक्रेसी स्टिल एट द नीसेंट स्टेज। लेकिन और अपने हाईएस्ट लेवल पे कब पहुंचेगी? जब इंटेलिजेंट लोग वहां पहुंचेंगे, जब बेटर कैरेक्टर्स वहां पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये इज द राइट आंसर हियर। देखिए आपको बता चुका हूं इसका आंसर। वैसे मैं द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे माइंड मेकर जो बनाया है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उनके जो सबसे अच्छे प्रिंसिपल्स और थॉट है कहां पे दिख के आते हैं? प्रीएम्बल में दिख के आते हैं। प्रीएम्बल में हमें सारे हैवी वर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो ये आपको सीडीएस में भी कराया होगा, अगर मेरे साथ बने हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ का क्वेश्चन सीडीएस में रिपीट हुआ है, फिर सीडीएस का यहाँ हुआ है, लेकिन हुआ तो जरूर है, हुआ तो जरूर है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा यार मैं अभी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? देखिए आपको पता होना चाहिए हमारे पास कितने टाइप की लिबर्टी है। हमारे पास इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं की गई, हमारे पास लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, वर्शिप, 5 टाइप की लिबर्टी है हमारे पास। इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है हमारे पास। हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक जस्टिस है, हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। जस्टिस कितने टाइप की है? 3 टाइप की है। तो इसमें इकोनॉमिक जस्टिस भी आता है। कहां से लिया है हमने जस्टिस वाला कंसेप्ट? रशियन रिवॉल्यूशन से लिया है। इक्वालिटी फैटर्निटी वाला कहां से लिया? लिबर्टी इक्वालिटी फैटर्निटी कहां से लिया है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया है। चलिए, तो 5 टाइप की लिबर्टी है, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। आपको इसलिए प्रीएम्बल बाय हार्ट तो नहीं, लेकिन एक बार आइडिया होना चाहिए।
प्रीएम्बल कराऊंगा अलग से मैं। अब प्रीएम्बल के इतने क्वेश्चन देखने के बाद मेरा मन कर रहा है कि सबसे पहले मैं अब कराऊंगा प्रीएम्बल ही कराऊंगा आप लोगों को मैं, ठीक है। प्रीएम्बल की सारी चीजों को, फैक्ट को डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। मतलब मेरा वही करता हूं मैं कि पीआईक्यू कराता हूं, फिर एक कंसेप्ट को साथ में साथ कराता रहता हूं। अगर मेरे पेज को देखेंगे तो वही किया मैंने। ओके, प्रीएम्बल क्या है, कितने टाइप, चलो इसमें बात करता हूं। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। ये देखिए, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, ये है यहाँ पे 5 टाइप के। मैं आपको एक फनी इवेंट बताता हूं मैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एसएसबी, लाइक आपको पता है कि इंटरव्यूअर he asked me number of questions and then I was answering. In between he stopped me and told me to narrate the preamble. So just to ना मेरे को डाइवर्ट करने के लिए। So उसमें स्टार्टिंग का मुझे कुछ पता था and then he told you bloody you don't know the preamble of the country. मैंने ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। डीपीएसपी की बात करते हैं यहाँ पे, इकोनॉमिक लिबर्टी की बात करता है डीपीएसपी डेफिनेटली, और प्रीएम्बल में भी है, प्रीएम्बल में भी इकोनॉमिक जस्टिस है। ओके, चलिए, विच आर द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी। अब खुद बताइए, इक्वालिटी इन द सोसाइटी कब होगी? जब हमारी कंट्री में ऑब्सेंस होगा। किस चीज का ऑब्सेंस होगा? आइडियोलॉजी का? अरे भाई कैसे, आइडियोलॉजी तो नहीं रहेगी तो काम नहीं चलेगा। कंपटीशन का? बिल्कुल गलत। रिस्ट्रेंट का? प्रिविलेजेस का? आप देखिए, आप जितने भी आज बातें सुनते होंगे, आपको एक चीज बताना चाहता हूं मैं, आज प्रिविलेजेस हमारी कंट्री में अभी भी फुल है। आप मंदिरों में चले जाइए, अगर आपके पास पैसा है, आप पैसे देके जल्दी जाके मंदिर के दर्शन कर सकते हो, वो भी एक प्रिविलेज है। वो वीआईपी कल्चर, हम बोलते हैं ना वीआईपी कल्चर, वीआईपी कल्चर ये प्रिविलेज का पार्ट है। हम क्यों डिमांड कर रहे हैं वीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए? क्योंकि अगेन इक्वालिटी को रोकता है वो। आर्टिकल 18 क्या बात करता है? एबॉलिशन ऑफ टाइटल की बात करता है ना। तो मुझे लगता है कि एक एबॉलिशन ऑफ प्रिविलेजेस अलग से होना चाहिए, अलग से एबॉलिशन ऑफ प्रिविलेजेस एक अलग से ऐड किया जाना चाहिए, अमेंडमेंट हमारे फंडामेंटल राइट में ऐड किया जाना चाहिए, एबॉलिशन ऑफ प्रिविलेजेस। आप पार्लियामेंटेरियन होंगे, लेकिन जब जनता के बीच में आइए तो चुपचाप से जनता की तरह रहिए, अपना प्रिविलेज लेके मत आइए। लेकिन क्या है, गलती उनकी भी नहीं है, जनता ही मूर्ख है, जनता ही उनको प्रिविलेज देने पर तुली है। कोई आईएएस ऑफिसर आता है, उसके इधर आके, हाँ और दो जाके लाइन है ना, अरे थूकना है, लो हमारे हाथ में थूक दो, ये लाइन है, ये चीज है हमारे साथ। दैट इज द प्रॉब्लम। अब वीआईपी कल्चर बनाया गया है और जनता की मूर्खता की वजह से। तो दिस इज ये वाला पार्ट, प्रिविलेज यहां पे होगा। ये पढ़ के भी आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, द प्रोविजन ऑफ 5th and 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड टू, क्या भाई किस लिए लाया गया है? 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के अंदर अमेंडमेंट करना है। आप सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं, बहुत बार बता चुका हूं मैं। अच्छा, 5th और 6th शेड्यूल क्यों लाया गया था? हमारे जो हमारे ट्राइबल लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स, डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन द स्टेट। क्यों मतलब नहीं है भाई, इसका तो अलग ही भाई हमारा फैजल अली कमीशन आया था, वो सब हुआ था। डिटरमाइन द पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबल ऑफ पंचायत। पंचायत के लिए हमारा 73rd एंड 74th अमेंडमेंट है। 11th एंड 12th शेड्यूल है उसके लिए, मतलब पंचायत के लिए सिर्फ 11th है, अर्बन लोकल बॉडी के लिए 12th है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल बॉर्डर स्टेट, नहीं भाई, शेड्यूल ट्राइब्स की बात करता है यहाँ पे। 5th शेड्यूल के अंदर बात की गई है 10 ऐसे स्टेट्स की, और जहां पे शेड्यूल ट्राइब्स रह रही हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके राइट्स को, उनके कस्टमरी लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो 6th शेड्यूल है उसके अंदर हमारे पास 4 स्टेट आते हैं, एटीएम स्क्वायर, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। मणिपुर नहीं आता बिकॉज एटीएम विदाउट मनी। चलिए, तो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स, दैट इज अ पार्ट, ये पढ़ लेंगे आप इसको। विच आर द फॉलोइंग शेड्यूल, अच्छा 2014 का क्वेश्चन है ना, ये देखिए कौन सा क्वेश्चन है भैया, 2015 का। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं 2014 का। अच्छा ये तो एंटी डिफेक्शन डील करता, सॉरी माय मिस्टेक। अगर आप उससे भी पढ़ रहे होते, क्या आपको पता नहीं चलता 5th शेड्यूल आ चुका है एग्जाम में? 5th शेड्यूल किसकी बात करता है? 10 स्टेट की बात करता है। 2nd शेड्यूल किसकी बात करता है? 8th शेड्यूल बात करता है लैंग्वेजेस की। 10th शेड्यूल बात करता है एंटी डिफेक्शन की। और आपको लग रहा है वो पहली बार पूछा 2014 में? नहीं, एक बार उन्होंने 1995 के क्वेश्चन में उन्होंने पूछ रखा है एंटी डिफेक्शन के ऊपर। सीडीएस में तो हजारों बार पूछा, सीएपीएफ में हजारों बार पूछ रखा है एंटी डिफेक्शन के ऊपर। एंटी डिफेक्शन के ऊपर तो अलग से कितने आर्टिकल मैंने, मतलब उसके ऊपर मैंने वीडियोस बना रखे हैं, और कितने पीआईक्यू में डिस्कस कर रखा है, ठीक है, जिसमें अगर आप वॉलंटरली अपनी पार्टी छोड़ते हैं। एंटी डिफेक्शन ऊपर भी तो बताया था, जिसके अंदर 91st अमेंडमेंट लाया गया था। और एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल में जोड़ा गया है 52nd अमेंडमेंट के बाद, ये पता होना चाहिए। अभी तक कितनी बार अमेंडमेंट हो चुका है 10th शेड्यूल? एक बार हुआ था, 91st अमेंडमेंट हमने किया है, 91st अमेंडमेंट कर रखा है, जिसके अंदर क्या किया था कि 1/3 को स्प्लिट मानते थे पहले, एंड 91st ने उसको 2/3 कर दिया था।
ठीक है। अच्छा, सेकेंड शेड्यूल क्या है भैया? सेकेंड शेड्यूल आई थिंक हमारा ये है, अलाउंसेस की बात करता है, अलाउंसेस की बात करता है, अलाउंसेस पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के लोगों को सैलरीज अलाउंसेस की बात करता है, ठीक है। और सेकंड शेड्यूल के अंदर बदलाव किया जाना चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से होता है। फिफ्थ शेड्यूल को भी आप सिंपल मेजोरिटी से बदल सकते हो, एट्थ शेड्यूल को भी सिंपल मेजोरिटी से बदल सकते हो, मतलब इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट शेड्यूल को भी आप कर सकते हो, फोर्थ शेड्यूल को भी कर सकते हो। तो समझिए एक तरह से फर्स्ट से लेके आप सिक्स तक तो सिंपल मेजोरिटी से ही कर सकते हो। सेवंथ शेड्यूल को आपको करना है तो आपको स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे 3 लिस्ट आती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अगर वो फेडरल प्रोविजन है हमारा, उसको चेंज करने के लिए आपको स्टेट से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में जानना है भैया तो अमेंडमेंट का वीडियो देखिए और मेरे सारे PIQ देखिए, अब आपको समझ जाएगा क्यों मैंने इसको थोड़ा सा बाईपास किया है, क्योंकि यार बहुत पढ़ाया है मैंने इसको, ठीक है। चलिए, द गवर्नमेंट इनेक्टेड पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। पेशा अलग से वीडियो है मेरा इसके ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एज इट्स ऑब्जेक्टिव। देखिए पेशा अगेन कहां पे किया गया है, फिफ्थ शेड्यूल वाले 10 स्टेट में बढ़ाया गया है। वो 10 स्टेट आपको बताऊंगा मैं, लेकिन पहले समझ लेते हैं। देखिए सेम काइंड का क्वेश्चन सीडीएस में आया था। सीडीएस में क्या पूछा था मालूम है? पेशा के अंदर ग्राम सभा को डिसएम्पावर किया गया, एक क्वेश्चन था। अब ऑप्शन में था डिसएम्पावरमेंट ऑफ द ग्राम सभा, ऑप्शन वो गलत था इसलिए मुझे याद है। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट है पूरा। प्रोवाइड द सेल्फ गवर्नेंस, हाँ भाई बिल्कुल सही है, ठीक है। देखते हैं ना पूरा। नॉट पूछा है, नॉट पे ध्यान दो। मैं भी गलत कर देता हूं कभी कभी, ध्यान नहीं रहता, मैं समझाता सब हूं फिर लगता कौन सा गलत है, क्योंकि सारी चीजें समझा दिया आपने। टू रिकॉग्नाइज द ट्रेडिशनल राइट, हाँ बिल्कुल। सेल्फ गवर्नेंस कैसे? ग्राम सभा को एम्पावर करके, ग्राम सभा को एम्पावरमेंट दोगे। ग्राम सभा आपको पता है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, कंपल्सरी प्रोविजन ऑफ द पंचायत ऑफ द 73rd अमेंडमेंट, ठीक है। टू क्रिएट ऑटोनॉमस रीजन, देखिए ऑटोनॉमस रीजन आपको 6th शेड्यूल में देखने को मिलेगा। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिलता है, जितने 4 स्टेट है उसके अंदर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हमें देखने को मिलता है। टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, हाँ भाई ये फर्स्ट बी और सी सही है, लेकिन सी वाला गलत है, क्योंकि सी वाला आपको 6th शेड्यूल के हिसाब से जाता है, 5th शेड्यूल के हिसाब से नहीं। और पेशा आपको 5th शेड्यूल में देखने को मिलेगा। मतलब 10 स्टेट कौन से हैं, मैं ऊपर से चालू कर रहा हूं, आप समझिएगा मैं उसको लिंक कैसे बनाता हूं। झारखंड, झारखंड से शुरू करिए। झारखंड के नीचे आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के नीचे उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे आंध्रा, आंध्रा का भाई तेलंगाना, तेलंगाना के साथ बॉर्डर शेयर करता है मेरा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के ऊपर क्या है? कर्नाटका नहीं जाना है भैया, कर्नाटका नहीं जाना है। महाराष्ट्र के ऊपर क्या आता है? गुजरात आता है, गुजरात के ऊपर राजस्थान आता है, बीच में MP आता है जो सबको कनेक्ट कर देता है, और सबसे एक दूर दराज में हिमाचल खड़ा है। ऐसे 10 स्टेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हिमाचल, हिमाचल प्रदेश एक ही यहाँ पे हमारा कुल्लू मनाली वाला देश है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से लर्न करिए। ये मैप के हिसाब से बताया, आपको लग रहा होगा कि मैंने कैसे बताया। आप मैप में देखेंगे झारखंड को छत्तीसगढ़ का बॉर्डर टच हो रहा है, छत्तीसगढ़ का उड़ीसा का हो रहा है, उड़ीसा का आंध्रा को, आंध्रा का तेलंगाना का, एंड सो ऑन। ये कनेक्ट किया है मैंने, पागल थोड़े हो, ठीक है। इसलिए ज्योग्राफी भी आती है मेरे को, अब पढ़ाऊंगा, ये सब चीजें करूंगा मैं, ठीक है। चलिए, ये देखिए ग्राम सभा को एम्पावर किया गया सेल्फ गवर्नेंस बढ़ाने के लिए, ट्राइबल राइट्स को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, ओके। लेकिन ऑटोनॉमस रीजन 6th शेड्यूल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस आया कि नहीं आया भाई? इकोनॉमिक जस्टिस आपको लग रहा होगा कैसे, ये रिपीट है, ये रिपीट है। क्या पूछा था अभी? कितने टाइप की लिबर्टी है पूछा था ना, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड इकोनॉमिक लिबर्टी दी थी। इकोनॉमिक जस्टिस है, कहां लिखा है इकोनॉमिक जस्टिस? प्रीएम्बल में है कि नहीं है ना? फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल राइट इकोनॉमिक जस्टिस की बात नहीं करता। फंडामेंटल राइट बात करता है यहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स की, लीगल राइट्स की बात करता है। तो प्रीएम्बल में तो है फंडामेंटल राइट, और डीपीएस भी हटा दीजिए, नन ऑफ द वो भी हटा दीजिए। प्रीएम्बल में है, प्रीएम्बल एंड डीपीएसपी में है, ऊपर भी पढ़ा था हमने। डीपीएसपी आपके सोशल जस्टिस, कल्चरल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, प्रीएम्बल भी बात करता है। प्रीएम्बल 3 टाइप के जस्टिस की बात करता है, और तीनों टाइप का जस्टिस हमने रशियन रिवॉल्यूशन से ले रखा है। ये बार बार इसलिए बता रहा हूं, याद रखो, एग्जाम में अभी देख रहे हो ना कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये सब पूछा जाता है। देखिए सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की जाती है, दैट इज टेकन फ्रॉम द रशिया। अब आप रशिया को जैसे भी याद करिए, रशियन से याद करिए, लेकिन करिए, ठीक है। डीपीएसपी पार्ट 4 में आर्टिकल 36 to 51 आपको पता ही है पूरा। अगला क्वेश्चन, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, हाँ इंडिया का पेपर है, विच आर द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर इंप्लाइड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में भाई पावर किसको है भाई? एमपीज को है, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास पावर होती है ना। मेंबर ऑफ कैबिनेट आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाँ बिल्कुल। अगर कैबिनेट का मेंबर पार्लियामेंटेरियन नहीं है तो उसको हम क्या करते हैं? उसको हम लोग 6 महीने के अंदर मेंबरशिप दिलवाते हैं, सुना है ना आपने?
कोई भी पर्सन को मिनिस्टर बना दीजिए, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको मेंबरशिप लेना पड़ेगा। यहां तक कि पीएम को, किसी भी पर्सन को पीएम भी बना दो, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको मेंबर बनना पड़ेगा। आपको पता ही है हमारे पास 3 ऐसे पीएम है जो राज्यसभा से बने हैं। चलिए, ये बताया हुआ है। एक भाई ने मेरे हेल्प की, उसने बोला कि एच डी देवगौड़ा की डेथ नहीं हुई। मैंने हाँ भाई थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मैंने मुंह से निकल गया था साथ से एच डी देवगौड़ा की डेथ हो गई। नहीं, एच डी देवगौड़ा इज स्टिल अलाइव। थैंक यू वेरी मच भाई। मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है, पहली लाइन में सही। कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट इज अ प्रेसिडेंट। कैबिनेट को कौन हेड करता है? पीएम हेड करता है। हेड ऑफ द स्टेट कौन है? सबको लग रहा होगा हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट यहां पे पीएम है। हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट। पॉलिटी में स्टेट के मतलब होता है कंट्री की बात कर रहे हैं यहां पे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो 1 and 2 इज द राइट आंसर, ठीक है, दिमाग में रखिए। हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम। चलिए लिख लीजिए कहीं पे, ये देखिए। सो दिस वाज द आई थिंक करेक्ट। चलिए, विच आर द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बियरिंग ऑन एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में कौन बातें करता है? डीपीएस भी बातें करता है, हाँ भाई, आर्टिकल 45 में बात करता है, क्यों नहीं करता। अर्बन एंड लोकल बॉडीज, हाँ भाई, एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की गई ना, वहां पे इनका एक सब्जेक्ट है वैसे एजुकेशन। 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल क्यों नहीं बात करेगा भाई? जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनको एजुकेशन प्रमोट करने की क्यों नहीं बात करेगा? इन द लोकल लैंग्वेज, इन देयर लैंग्वेज क्यों नहीं बात करेगा भाई? 7th शेड्यूल, इसके अंदर 3 लिस्ट आते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन एक पार्ट है, और कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन को कब जोड़ा गया था? 42nd अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया था। 42nd अमेंडमेंट के बाद स्टेट के 5 सब्जेक्ट को निकाल के यहां पे जोड़ा गया था। कौन से 5 सब्जेक्ट थे? एजुकेशन था, वाइल्ड लाइफ था, इन्वायरमेंट भी था साथ से उसमें से एक, अब बाकी 2 देख लीजिएगा, फॉरेस्ट भी एक सब्जेक्ट है उसमें से, ठीक है। तो ये यहाँ पे पांचों के 5 ऑप्शन सही है, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल, ओके। कोशिश किया मैंने कवर करने का, ये मेरी सीरीज चलती रहेगी, आपको प्रॉमिस करता हूं मैं। और मेरे इंग्लिश की भी जो सीरीज चालू की है मैंने, वो भी कंटिन्यू रहेगी, एंटोनिम सिनोनिम की, आप उसको भी वॉच करिए, उसको भी प्रमोट करिए अपने दोस्तों के बीच में, ये भी शेयर करिए। यार देखिए, यूपीएससी के कितने अच्छे क्वेश्चंस थे। अब ये क्वेश्चन आपको लग रहा है आपको नहीं आएंगे, आपको भी आएंगे भाई, आप इसको अटेम्प्ट करिए। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं मैक्सिमम में 7-8 दिन के अंदर इसको पूरा खत्म कर दूंगा मैं, और इसके बाद मैं इकोनॉमिक्स और अदर सब्जेक्ट के लेके आऊंगा मैं। एज लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे बोला है जो चैनल पे, उन्होंने बोला कि आप लेके आइए, आई विल ब्रिंग साइंस, सारे कवर करूंगा मैं आपके एग्जाम से पहले। सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉमिस, और साथ में मेरे कंसेप्ट बिल्डिंग भी चलता रहेगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, प्रमोट करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बिकॉज चैनल को थोड़ा कम अभी भी रीच मिल रहा है। आई रिक्वेस्ट यू टू प्रमोट एज मच। थोड़ा सा सेल्फिश हो रहा, बट क्या करो यार, मैं चाहूंगा कि ज्यादा लोग मेरे साथ जुड़े, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।